नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 की हिस्ट्री है। इसमें टॉपिक है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। प्रश्न 1 है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थे? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट केजर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर से मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना की। इस गणराज्य को जर्मनों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों की हार के बाद मित्र सेनाओं ने इसे जर्मनों पर थोप दिया था। वर्साय के मित्र देशों के साथ संधि बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपनी समुद्र पार के उपनिवेश, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मित्र शक्तियों ने जर्मनी की शक्तियां काम करने के लिए उनकी सेना भंग कर दी, इसलिए उसे लोकतंत्र की बदनामी हुई और प्रारंभ से ही अपने ही लोगों में अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने नए लोकतंत्र को ही युद्ध में पराजय तथा वर्साय में अपमान का जिम्मेदार माना। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट आदि उनकी कमजोर स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सरकार का आसान निशान बन गया। जर्मनी ने बड़े युद्ध स्तर पर ऋण लेकर लड़ा था और उसे युद्ध का हर्जाना सोने के रूप में देना पड़ा। जर्जर सोने के भंडारों, संसाधनों की कमी तथा लाचार आर्थिक हालात के चलते वाइमर गणतंत्र हर्जाना दे पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इस हालात में नवजात गणतंत्र को इसके पड़ोसी देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने इसके अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर के कोयले भंडारों पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी में चारों ओर तबाही, भुखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। इस सब में अधिक यह था कि 1929-23 के बीच के आर्थिक संकट में जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। For more information about NCERT solution class 9 social science in English medium, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मन में नाज़ीवाद को लोकप्रिय क्यों मिलने लगी। जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता के मुख्य कारण थे। जर्मनी में लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साय में शांति संधि का हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर तथा अपमानजनक थी, जिसे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे और अंततः इसने जर्मनी में हिटलर के नाज़ीवाद को जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। आर्थिक संकट। 1929 से 1933 के बीच के वैश्विक आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। देश अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नाज़ीवाद जन आंदोलन बन गया। नाज़ी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। राजनीतिक उथल-पुथल। जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, राजभक्त, कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतंत्रवादी आदि।
यद्यपि लोकतंत्रवत सरकार में इसमें से कोई भी बहुमत नहीं था, दलों में मतभेद अपने चरम पर थे। इसे सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया। जर्मनों को लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनों का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र का नया भांगुर विचार था। लोग स्वाधीनता और आज़ादी की अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसने उसके सपने पूरे करने की योग्यता थी। वाइमर गणराज्य की विफलता क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्साय की संधि के बाद पूरे जर्मनी में भ्रम व्याप्त था कि वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल निकालने के लिए असमर्थ रहा। इसने नाजियों को अपने पक्ष में अभियान चलाने का एक सुनहरा मौका दिया। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता, एक योग्य संगठक, उपाय कुशल एवं काम करने वाला था। वह अपने जोश भरे शब्दों में जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करने, वर्साय की संधि का अन्याय का बदला लेने और जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उसने व्यक्तित्व तथा कार्यों के जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता से बहुत योगदान हुआ। नाज़ी सोच से खास पहलू कौन थे? नाजियों को दृष्टि से देश सर्वोपरि है। सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए। लोग देश के लिए, न कि देश लोगों के लिए। नाज़ी सोच के पहलू कौन कौन से? तो नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि है। सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए और लोग देश के लिए हैं, न कि देश लोगों के लिए है। नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। ये सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद समाजवाद को कम्युनिस्ट विचारधारा के उन्मूलन के पक्षधर थी। सभी प्रकार के दल निर्माण और विपक्ष के दमन, उदारवाद समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन पक्षधर थे। इसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया क्योंकि इनका मानना था कि जर्मनों की आर्थिक विविधता के लिए यही लोग जिम्मेदार थे। नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मान्यता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। इसने युद्ध की सराहना की तथा बल प्रयोग का यशोगान किया। उसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने छीन लिए गए थे। ये लोग शुद्ध जर्मनों एवं स्वस्थ नोर्डिक आयु के नस्लवादी राज्य का सपना देखते थे और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों का कब्जा लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दल के नेता के पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा शुरू किया जो यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ नाजियों ने प्रोपेगेंडे के सफल होने के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। हिटलर ने उन जर्मन लोगों को दिमाग में पहले से ही स्थान बना लिया था कि उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर द्वारा कही बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार हिटलर के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपेगेंडा सफल साबित हुआ। ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों की यहूदियों के प्रति
पारंपरिक घृणा की नाजियों से पूरा लाभ उठाया, जिसने जर्मनी यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। नाजियों ने भाषा और मीडिया पर बहुत सावधानी से प्रयोग किया। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदी निचले स्तर की नस्ल से संबंधित थे और इस प्रकार से वे अवांछित थे। नाजियों ने प्रारंभ से उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमाग में भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। जो अध्यापक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और यहूदी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इस प्रकार के तरीकों को नई विचारधारा के प्रशिक्षण ने नई पीढ़ी के बच्चों को यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और नाजी प्रोपेगेंडा को सफल बनाने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्मों का निर्माण किया गया। रूढ़िवादी यहूदियों की पहचान की गई एवं उन्हें चिन्हित किया गया। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी और कप्तान पहने दिखाया जाता था। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा कहकर संबोधित किया जाता था। उनकी चाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, यह एक पैराग्राफ में बनाएं। नाज़ी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर प्रतिसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज के नियमों का पालन करने की थी। हिटलर ने महिलाओं को उनकी जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा था, किंतु वह केवल उन आर्य महिलाओं के तरफ सच था जो शुद्ध एवं वंचित आर्य बच्चे पैदा करते थे। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने और अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एकमात्र मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति की भी शिक्षा दी जाती थी। नाज़ी जर्मन में महिलाओं पुरुषों मूलतः भिन्न थी। उन्हें अपने घर की देखरेख करनी पड़ती थी और अपने बच्चों को नाज़ी मूल पढ़ाने होते थे। जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिए जाते और कई प्रकार की सुविधाएं पाती। दूसरी ओर औरतें जो यहूदी पोलिश और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देते उन्हें बुरी तरह से दंडित किया जाता और ऐसा माना जाता जैसे कि उन्होंने कोई दंडनीय अपराध किया हो। इस प्रकार नाज़ी समाज के महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। यह फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका में मुकाबले में सर्वथा उलट था। जहाँ महिलाओं ने आंदोलनों में नेतृत्व किया, शिक्षा एवं समाज मजदूरी को अधिक अधिकार के लिए लड़ाई की, उन्हें राजनीतिक क्लब में बनाने की अनुमति थी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाए? 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जा लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दले, एक नेता, पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। सभी विपक्षी दल को कठोरता से दमन किया गया। नाज़ी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों को रोक लगा दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं को या तो हत्या कर दी गई या उन्हें जेल भेजवा दिया गया। वह अपने ही दल में उन लोगों को सजा देने में नहीं हिचकता था जो उसकी विचारधारा पर खरे न उतरते। जर्मनी एक पुलिसिया देश था। उसे पूरे समाज में नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा बलों जैसे कि स्टॉर्म ट्रूपर्स, यूएसए, अलावा गुत्सावे गुप्तचर राज पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस, एसएस सुरक्षा बल, एसटी का भी गठन किया गया। हिटलर ने जर्मन साम्राज्य की वजह से नाज़ी राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। नाज़ियों ने जर्मनी के युद्ध में हार के लिए यहूदियों का जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई और उन्हें अधिकार का तो मार दिया गया या जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। मीडिया, पुस्तकों, थिएटरों एवं शिक्षाएं आदि में सरकार का
सरकार का पूरा नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा रही थी। चित्रों, फिल्मों, रेडियो पोस्टर, नारेबाजी, पैम्फलेटों द्वारा नाजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। राष्ट्र के दुश्मनों को, विशेष रूप से कमजोर एवं हीन, समाजवादी तथा उदारवादी और छछंदर या हानिकारक कीट प्रजाति यहूदियों को रूप में दिखाया जाता था। सरकार ने भाषा और मीडिया का द्विवर्ती दक्षता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन एवं अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली।